अस्सलाम वालेकुम, मैं नवेरी। गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। आज के शो के हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। आज शो में सबसे पहले हमने बात करनी है बोटॉक्स पर, फिलर्स पर और थ्रेड्स पर कि बोटॉक्स, फिलर्स और थ्रेड लिफ्टिंग में क्या डिफरेंस है। इसके साथ साथ एसईओ एंड डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग क्या सबसे अहम है और इन दोनों में फ़र्क क्या है। साथ ही साथ मौशी तरक्की में ताजरों का अहम किरदार, हुकूमत ताजरों के मसाइल को समझने से कासिर है, इसको भी डिस्कस करेंगे। और आखिर में हम बात कर रहे होंगे आप सबका आज का दिन जो है वो कैसा गुजरेगा। और साथ ही साथ आप लाइव कॉल्स करके शमूलियत भी इख्तियार कर सकते हैं हमारे शो में। सो राइट नाउ इट्स द हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट, जिसमें आज हम बात करेंगे आपको बताएंगे बोटॉक्स के हवाले से, फिलर्स के हवाले से और थ्रेड लिफ्टिंग के हवाले से। ऑब्वियसली ख़वातीन जो हैं आजकल बहुत से नॉन सर्जिकल जो ट्रीटमेंट्स हैं उनका इंतखाब करती हैं। इन नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स की अगर हम बात करें तो इनके डिफरेंट ऑब्वियसली बेनिफिट्स होते हैं। कभी ऐसे होता है कि ये जो आपके चेहरे पर एजिंग के असरात नुमायाँ होने लग जाते हैं उसको कम करते हैं। साथ ही साथ फ़ीचर्स को, जो फेस के अपने फ़ीचर्स होते हैं उनको इन्हांस करने के लिए इस तरह के मुख्तलिफ नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनको कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स भी कहा जाता है। लेकिन मोस्टली ख़वातीन जब किसी भी एस्थेटिक क्लिनिक पर जाती हैं सो उनको मालूम नहीं होता, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती कि व्हाट एक्चुअली इज़ द बोटॉक्स या फिलर्स क्या है या थ्रेड लिफ्टिंग क्या है। सो आज हम इन तीनों में फ़र्क करके आपको बताएंगे कि इन तीनों में क्या फ़र्क है और अगर आप किसी एस्थेटिक क्लिनिक पर जाती हैं तो आपने कौन सा राइट प्रोसीजर जो है वो करवाना है। आप भी शो में लाइव कॉल करके शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। नंबर्स इस वक्त आपकी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर डिस्प्ले किया जा रहा है। अगर आप किसी भी स्पेसिफिक प्रोसीजर के हवाले से जानना चाहते हैं, गाइडेंस हासिल करना चाहते हैं, सो हमारे साथ हमारे कंसल्टेंट शो में मौजूद हैं। हमारे साथ एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर सलीम राव साहब इस वक्त शो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, बोटॉक्स, फिलर्स और थ्रेड लिफ्टिंग तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या आता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोटॉक्स जो है वो एक बोचुलिनम टॉक्सिन है, यानी एक पॉइज़न है। लेकिन एक मिसरा है कि अ पॉइज़न इन स्मॉल डोजेज इज़ अ मेडिसन एंड अ मेडिसन इन लार्ज डोजेज बिकम्स पॉइज़न। तो ये पॉइज़न है, मगर इसको जब हम लो कंसंट्रेशन में और थोड़ी सी मकदार में लगाते हैं तो इसका काम है पैरालाइज करना। तो ये मसल्स को वीक कर देता है। तो जिन पेशेंट्स की ये रिंकल्स आ जाते हैं, इधर ग्लेबुलर लाइंस आ जाती हैं, इधर क्रॉस फीट आ जाते हैं, तो इनके लिए फिर जब ये मसल्स ही होते हैं तो मसल्स की कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन से टाइम के साथ साथ ये परमानेंट हो जाती हैं। तो जो डायनामिक रिंकल्स हैं, यानी मूवमेंट से रिंकल आते हैं, वैसे नहीं होते, तो वो तो बहुत ही आसानी से हो जाते हैं, दूसरों में भी फ़र्क पड़ जाता है। तो ये रिंकल्स में जब हम मसल्स जो स्किन के नीचे हैं उसमें लगा देते हैं स्मॉल डोजेज ऑफ बोटॉक्स, बोचुलिनम टॉक्सिन, तो उससे वो मसल्स वीक हो जाते हैं। जब वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, वीक होते हैं, तो फिर ये रिंकल्स नहीं बनते। तो ये क्रॉस फीट और ये जो डीप रिंकल्स आ जाते हैं, ग्लेबुलर लाइंस, ये सब फॉर अबाउट 3-4 मंथ्स ये गायब हो जाते हैं। उसके बाद फिर स्लोली आ जाते हैं। तो ये है ठीक, यानी कि अगर किसी के भी फेस पर रिंकल्स आ रहे हैं सो उन रिंकल्स को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, उनसे छुटकारा हासिल करने के लिए बोटॉक्स जो हैं वो मेनली करवाए जाते हैं। व्हाट अबाउट फिलर्स? अच्छा, अब जो डीप लाइंस आ जाती हैं, हम यहाँ पे भी जो डीप लाइन हो, अगर बाकी चीज़ें नहीं हैं और सिर्फ ये ग्लेबुलर लाइंस डीप हैं तो यहाँ भी फिलर लगा लेते हैं। और दूसरा मेनली होता है नेज़ोलेबियल फोल्ड्स। ये फोल्ड्स जब गहरी हो जाती हैं, अच्छी नहीं लगती हैं, एजिंग प्रोसेस है। वो तब क्यों है एजिंग प्रोसेस के हमारे जो टिश्यूज़ हैं वो वक्त के साथ साथ कम हो जाते हैं, इलास्टिक टिश्यू कम हो जाता है, हाइलुरोनिक एसिड कम हो जाता है। तो जो कोलेजन की कमी से वो वीकनेस आती है तो मसल्स नीचे आ जाते हैं, फैट्स नीचे आ जाते हैं, पैड्स जो है वो नीचे आ जाते हैं। अब ये नीचे आने से ये चीज़ें डीप हो जाती हैं, तो इसमें हम फिर फिलर लगा देते हैं। तो वो फिलिंग हो जाती है टेम्परेरीली, 1 साल तकरीबन उससे गुजर जाता है। तो इसको कहते हैं हम फिलर। ये हाइलुरोनिक एसिड होता है मेनली।
और इसके साथ साथ थ्रेड लिफ्टिंग बेसिकली क्या है? अच्छा, जिनके प्रॉब्लम इससे ज़्यादा हो कि वो स्किन सारी ही लूज़ हो गई है और उसको यूँ उठाना है ऊपर, तो फिर उसमें थ्रेड्स होते हैं, वो एब्जॉर्बेबल होते हैं, साल एक निकल जाता है, तो उसको इस तरफ से भी उसके अंदर वो बने होते हैं स्पाइक्स, तो वो इस तरफ से और इस तरफ से यहाँ ला के जब उनको उठा के वहाँ छोड़ दिया जाता है तो वो उसको रखते हैं। जब वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो साल के बाद वो इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये कि फॉर द टाइम बीइंग आपकी ये जो चीज़ें नीचे आ जाती हैं ये यूँ ऊपर चली जाती हैं और मरीज़ आके यही कहते हैं जी मेरे ये जो लूज़ हो गए स्किन इसको यूँ उठा दें, तो उसके लिए फिर थ्रेड्स होते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। ये तो तीनों में आपने फ़र्क बता दिया। जी। सो मेनली जो बुटॉक्स है वो रिंकल्स वगैरह के लिए है, रिंकल्स उससे 4-5 मंथ्स के लिए ख़त्म हो जाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम फिलर्स की बात करें तो कोई भी जगह जो अंदर थोड़ी सी धंस गई है या जैसे आंखों का ये हिस्सा जो होता है जिसको हम डार्क सर्कल्स भी कहते हैं, डीप लाइंस आ जाती हैं, ये आ जाती हैं, डीप लाइंस जहाँ पर भी हैं उसको ख़त्म करने के लिए या उसको रिड्यूस करने के लिए 1 साल के लिए जो है वो फिलर्स करवाए जाते हैं। और थ्रेड्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली जिन लोगों की पूरी जिल्द ढलक जाती है वहाँ पर थ्रेड्स का इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर लोग जो अपने होंठों को ब्रॉड दिखाना चाहते हैं, आईब्रोज लिफ्ट हुई भी दिखाना चाहते हैं, सो वो इनमें से किस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? क्या वो ज़्यादा फिलर्स का इस्तेमाल करते हैं? जिस तरह हम ख़वातीन को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा वो फिलर्स करवाती है जिससे उनके होंठ जो हैं स्पेशली द अपर पोर्शन ऑफ द लिप वो बहुत ज़्यादा चौड़ा लगने लग जाता है और बाकायदा एक शेप में लगने लग जाता है। ऐसे लगता है एक डक नुमा फेस जो है वो किसी भी इंडिविजुअल का है। देखिए, ये एक फ़ैशन चल पड़ते हैं, वो बदलते भी रहते हैं। तो ये एक फ़ैशन हो गया कि जी ये आईब्रोज़ यहाँ से ऊपर उठी हुई हों, वो एंगल उनका बनाना है। तो जब हम बोटॉक्स लगाते हैं तो ये जो प्यूपिल होती है हमारी पुतली आँख की, इसकी सीध में हम यूँ रखते हैं कि इस एरिया में लगाते हैं, साइडों पे नहीं जाते, वरना वो स्किन ढलक जाती है। तो जब हम इसको वीक करते हैं, ये मसल्स वीक हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये साइडें ये ऊपर चली जाती हैं। तो ये वो जो औरतें चाहती हैं आर्च बने, हाई आर्च, वो साइडों से हाई आर्च बन जाता है। ठीक है। तो बाज़ औक़ात इसमें ये होता है कि कभी कोई एक यूनिट कम ज़्यादा हो जाए साइडों पे तो उसमें डिफरेंस भी आ जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा हम बोटॉक्स बचा के भी रखते हैं कि अगर कोई ऐसा मसला हो 3 दिन 4 दिन के बाद तो हम देख लें तो उसमें कोई एक आधा यूनिट लगा के उसको बैलेंस कर दिया जाए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इंडिविजुअली अगर हम इन तीनों को डिस्कस करें। सबसे पहले बुटॉक्स की अगर हम बात करें, बुटॉक्स जो है किन किन बॉडी पार्ट्स पर या चेहरे के किन किन हिस्सों पर जो है वो अप्लाई किया जा सकता है? इसके जो इंजेक्शंस वगैरह होते हैं मोस्टली आई गेस ये इंजेक्शंस की फॉर्म में ही होता है। जी, इंजेक्शन फॉर्म में है और इसको डाइल्यूट करना पड़ता है नॉर्मल सेलाइन में। तो इसकी बहुत सारी इंडिकेशंस हैं बॉडी में, जहाँ भी हमने मसल्स को वीक करना है वहाँ पे हम इसको लगा लेंगे। मसलन यहाँ पे हमने झुर्रियों के लिए लगा लिया, रिंकल्स के लिए लगा लिया। अच्छा, इस तरह अगर किसी के ये चीज़ें नीचे गिरी हुई हैं और इसको हमने यूँ ऊपर उठाना है तो इस मसल को हम वीक कर देंगे कि ये जो नीचे खींच रहा है ये ना खींचे और एंगल्स ऑफ माउथ वो ऊपर उठ जाएँ। तो फिर हम ये यहाँ पे थोड़ा सा लगा लेते हैं। ठीक है। फिर जिनके ये मसल्स थोड़ा सा हमें लगते हैं कि टाइट हैं, हैवी हैं, तो यहाँ लगा लेते हैं। जिनके मेस्टर मसल्स ये बाज़ के प्रोमिनेंट होते हैं ज़्यादा ही कुछ नुमाया, तो उसको वीक कर देते हैं, उससे वो बैलेंस काफ़ी बेहतर हो जाता है। फिर बाज़ के नेक मसल्स में ये प्रॉब्लम होती है कि वो परमानेंटली यूँ टॉर्टिकुलस बना हुआ है, तो उसमें लगाने से, मसल्स में लगाने से, मसल्स को वीक करने से वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। फिर मिग्रेन में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि एक साइड का दर्द होता है मिग्रेन में, तो वो एक साइड जो बहुत पेनफुल होती है, थ्रॉबिंग पेन होता है इसमें, तो उसमें जब मसल या एक्चुअली पेन होता है मसल्स के स्पाज्म से, तो जब मसल्स का हम स्पाज्म रोक देते हैं, उनको वीक कर देते हैं, तो फिर वो कुछ महीनों के लिए 3-4-6 महीनों के लिए वो मिग्रेन ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह जिनकी हाइपर हाइड्रोसिस होती है, मतलब पसीना सर्दियों में भी आया रहता है, बगलों में पसीना आता है, जिन बॉडी पार्ट्स पे पसीना ज़्यादा आता है, तो वहाँ पे भी हम ये इफ़ेक्टिव पाते हैं। लेकिन देखिए बोटॉक्स का जब मैं इस्तेमाल की बात करती हूँ तो इससे फौरी तौर पर जहन में यही आता है कि बहुत ख़वातीन होंगी जो स्टैटिक
प्रोसीजर्स करवाना चाहती हैं और बुटॉक्स वही करवाती हैं। अब आपने अपनी कॉन्वर्सेशन के दौरान दो चीज़ें कही, एक जिन लोगों को बहुत स्वेटिंग होती है या जिन लोगों को मीग्रेन का इशू होता है, बुटॉक्स वो भी करवा सकते हैं। दिस इज़ नॉट बीइंग वेरी कॉमन अमंग अस, ये चीज़ इतनी कॉमन नहीं है, शायद लोगों को पता भी नहीं है। सो मीग्रेन में इसका क्या फ़ायदा होता है, किस तरह से बुटॉक्स लगाए जा सकते हैं, अप्लाई किए जा सकते हैं। इसी तरह जिन लोगों को स्वेटिंग का प्रॉब्लम होता है वो किस तरह से बुटॉक्स अप्लाई करवा के चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। जी देखिए, अवेयरनेस की तो कमी है। मिग्रेन के बारे में अभी लोगों को नहीं पता, फेस के बारे में तो क्योंकि ओवर कॉन्शियस होते हैं लोग चेहरा ही तो देखते हैं, इसलिए उस चक्कर में वो चेहरे को तो संवारते हैं। अच्छा, मिग्रेन के लिए जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं एक्चुअली ये लगाने चाहिए एक्सपर्ट्स को। हमारे यहाँ ये बहुत ही गलत हो रहा है क्योंकि लाकानूनियत है कि हर कोई लगाया जा रहा है, हर कोई डर्माटोलॉजिस्ट कॉस्मेटोलॉजिस्ट बना हुआ है, मुख्तलिफ़ फील्ड्स के लोग, और यूँ कहें कि इलिटरेट लोग मैं कहूँगा और क्वैक्स कहूँगा कि वो इस फील्ड में इतने आगे हैं क्योंकि इस फील्ड में ज़रा अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसका मेरिट भी अब सबसे हाई है, डॉक्टर्स में भी मेरिट डर्माटोलॉजी का सबसे हाई है। ठीक है, तो इसमें फिर मशीनरी लेज़र वेज़र आने से, इसमें इनकम ज़्यादा होने से अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गई, तो लोग अपने अपने फील्ड छोड़ के और वो इसमें आ गए हैं और वो करे जा रहे हैं ये प्रोसीजर्स। नुकसानात भी हैं, नुकसानात तो यकीनन होते हैं जब कोई एक्सपर्ट नहीं है और वो काम करेगा तो ये इस बारे में अवेयरनेस नहीं है। अदरवाइज़ जो हाइपर हाइड्रोसिस है, जो बस कहते हैं ना जी मेरी बगलों में पसीना आया रहता है, स्मेल आती रहती है, तो इसमें बहुत इफेक्टिव है। किस तरह से ये लगाए जाते हैं? अच्छा, उसमें ज़रा सा एक यूनिट छोड़ करके ना हम थोड़ा लगाते हैं। यहाँ पे तो हम लगाते हैं ना 5 यूनिट, फिर 4 यूनिट, फिर 3 2 यहाँ पे 3 यूनिट, लेकिन वहाँ पे हम पाम्स पे, सोल्स पे या एक्जिला में, तो वहाँ हम थोड़ा करके एक यूनिट यूँ छोटे फासले पे लगा देते हैं, तो उससे वो बहुत इफेक्टिव पाया जाता है। इसी तरह से इसमें मिग्रेन में भी बहुत सारे पॉइंट्स पे, यानी मिग्रेन में भी इसका बहुत फ़ायदा होता है। फिलर्स किन लोगों को करवाने चाहिए? फिलर्स का अप्लाई जो है या अपनी मुंह पे जो है इनके इंजेक्शंस लगवाना, वो किन लोगों को मोस्टली करवाने चाहिए? देखिए, एज के साथ तो इफ़ेक्ट आता है, लेकिन बाज़ लोगों का प्री मेच्योर एजिंग हो जाती है, पहले ही उम्र से पहले ही उनके चेहरे ढिलक जाते हैं। उसकी वजूहात और उसकी जो है नॉन मेडिसिनल ट्रीटमेंट वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन जब ये हो गई हैं डीप और बुरी लग रही हैं फोल्ड्स, नेज़ोलेबियल फोल्ड्स, तो फिर उनमें लगवाना चाहिए, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। जब ये चीज़ नीचे से ऊपर उठती है तो ऑटोमेटिकली लुक जो है वो यंगर हो जाती है। अगर कोई 50 साल का है तो वो 30-40 साल का लगने लगे तो बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, ये होता क्यों है कि ये भी वीक हो गए, रिंकल्स आ गई? देखें, बाज़ को आदत होती है यूँ गुस्से की तरह रहने की, या ड्राइविंग करते हुए गर्मी में धूप में सामने, वो इससे जब परमानेंट मसल्स को हम उसमें पोजीशन में रखते हैं तो स्किन फोल्ड्स में रहती है, तो परमानेंट ही हो जाती है आस्ता आस्ता। तो हैबिट्स चेंज करनी चाहिए। इसी तरह ये जो लाइनें आ जाती हैं ये सब ढिलकने से, हम अगर स्माइलिंग फेस रखें तो हमारे मसल्स कुछ ना कुछ, या मैं अगर कहूँ च्युइंगम गम से भी, उससे भी एक्सरसाइज होती है मसल्स की। अदरवाइज फेशियल मसल्स का योगा करना चाहिए कि जिससे आपके मसल्स स्ट्रांग रहें। मसल्स रहेंगे तो वो उठा के रखेंगे, मसल्स ही वीक हो गए तो वो जब मसल्स नीचे गिरेंगे, ढिलकेंगे, तो फिर सारी चीज़ें। अच्छा, ये तमाम चीज़ें तो आपने एक्सप्लेन कर दी। मैं ये भी चाहूँगी कि अभी आपने कहा कि मेडिसिन के बगैर या इन चीज़ों के बगैर किस तरह से एजिंग के असरात को छुपाया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? बिकॉज मेरे पास वक्त की किल्लत है, मैं चाहूँगी आप क्विकली वो भी बता दें। तो नंबर 1 लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, जिसमें फेशियल एक्सरसाइजेज भी शामिल हैं। नंबर 2 सनलाइट से बचना है। सनलाइट, सन रेज, अल्ट्रावायलेट रेज ये डैमेज करती हैं स्किन को, तो उससे पिगमेंटेशन भी बढ़ती है और डैमेज भी होता है। हमारा इलास्टिक टिश्यू कम होने से ये चीज़ें ढिलक जाती हैं। औरतों के लिए खसूसन कि सनलाइट को चेहरे पे कभी ना लगने दें, यंगर एज से ही ये स्टार्ट कर लें। बच्चों को भी अभी से ये समझाएं। वैसे ज़रूरी है कमर पे लगवाएं, विटामिन डी बनाएं, लेकिन चेहरे पे अल्ट्रावायलेट रेज, सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट कभी ना लगे। साए में कोई मसला नहीं है। नंबर 2 विटामिन सी लें, ये बहुत ही ज़रूरी है। और जितनी क्रीमें आती हैं, वाइटनिंग क्रीमें, अक्सर में विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी के लिए हमारा ये किन्नू माल्टीमूसम में ये बहुत सारी चीज़ें इतनी अच्छी हैं, तो वो लेने चाहिए। तो डाइट में भी हम अपना और सनब्लॉक का मेरे ख्याल में अब सन की अल्ट्रावायलेट रेज से बचने के लिए एक तरीका तो ये है कि आप
आप सन ब्लॉक जो है कम से कम भी SPF 60 उसका इस्तेमाल करें। मेरे ख्याल में वो जो सूरज की मुज़र शुआएं होती हैं उनसे स्किन को बचाया जा सकता है, राइट? जी, सन ब्लॉक का मतलब ये है कि वो रेस को रोकते हैं मगर 100% नहीं है। वो जो ये हम लेते हैं ना SPF 30 से बहुत सारे ठीक हैं, तो वो होता है कि जो इफ़ेक्ट आपका 1 मिनट में होना है वो जाके 30 मिनट्स में होगा, यानी स्लो हो जाएगा, डैमेजिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगा, लेकिन होता ज़रूर है। सन ब्लॉक जिनका एक्सपोजर होता है सनलाइट से वो सन ब्लॉक भी लगाएं और जहाँ तक हो सके वो, और नहीं तो कुछ थोड़ा सा केयर भी करें। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। हमारे साथ डॉक्टर सलीम राव साहब शो में मौजूद थे। और फिलर्स, बुटॉक्स और इसके साथ साथ अगर हम थ्रेड लिफ्टिंग की बात करें तो इन तीनों में क्या फ़र्क है, किन लोगों को ये प्रोसीजर्स करवाने चाहिए, इस पर हम डिस्कशन कर रहे थे।